अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी लिसनर हैं जो भी मेरे नावल को सुनते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि आपको मेरा नावल कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं। और अगर हो सके तो अपनी पसंद का भी कोई नावल मेरे साथ शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब्बास ने अपनी पकड़ इसके चेहरे पे सख्त की थी, जबकि सबा तो बेयकीनी से इस शख्स को देख रही थी जो इसको अच्छा इंसान सोचती थी, क्योंकि वो इस क्लब का मालिक था और कभी इसने अपने मालिक होने का फ़ायदा उठाकर इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी और यही वजह थी कि वो उसको एक अच्छा इंसान समझती थी। पर आज इसका एक नया रूप देखकर इसको दुख हुआ था। सर, मुझे दर्द हो रहा है। सबा इसकी पकड़ से ख़ुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने वाले की पकड़ सख्त थी। जो भी तुमने यहाँ देखा, इस बात को यहीं भूल जाओ। अगर तुमने अपना मुंह खोलने की ज़रा सी भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ जो मैं करूँगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अब्बास इसको वार्न करने वाले अंदाज में बोला और एक झटके से इसको अपनी पकड़ से आज़ाद किया था। इसके छोड़ने पर वो पल में इससे दूर हुई थी। मैं अपनी एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं करता हूँ, जो मैंने कहा है इसको याद रखना। सभा में तो आप बिल्कुल भी भूलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो एक कोने में खड़ी कांप रही थी। अब्बास ने एक नज़र ज़मीन पर पड़े वजूद को देखा, फिर आगे बढ़कर सभा का बाजू थाम कर इसको अगले क्लब के अंदर ले गया था, जबकि सभा खामोशी से इसके पीछे चल दी थी। इसको लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, जिससे निकलना अब इसके लिए मुश्किल था। आज सही मायने में इसको अकेले होने का एहसास हुआ था। तुमने तो कहा था कि तुमने बहुत ख्याल रखा हुआ है इस बात का कि तुम पर किसी को शक ना हो, पर यह सब कैसे हो गया? जवाब है इस बात का तुम्हारे पास। वो गुस्से से उमर की तरफ बढ़ा था। आज इसके एक ख़ास आदमी की जान गई थी, वो भी सिर्फ इसके दुश्मन के हाथ से। ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत मुख्तात था कि किसी को शक ना हो, इसलिए हम दोनों कुछ बात भी नहीं करते थे साथ में, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उमर परेशानी से बोला था। इसको भी दुख था उनके एक आदमी की जान जाने का। डीके का मकसद सिर्फ अब्बास सुल्तान की बर्बादी थी और उमर इसके कहने पर इस क्लब में जाता था। मकसद सिर्फ अब्बास सुल्तान पे नज़र रखना था कि इसकी डील कब और कहाँ है, और क्लब में हो रहे गैर कानूनी कामों पर भी उनकी नज़र थी। वो इसके बारे में सब जानना चाहता था और उसकी कमज़ोरी भी। तुम शायद भूल रहे हो उमर, वो एक शातिर बाप की औलाद है। जितना शातिर और चालाक उसका बाप है, वो उससे भी 2 कदम आगे है। इसके लहजे में उन दोनों बाप बेटे के लिए बेपनाह नफ़रत थी और वो इस नफ़रत और बदले की आग में सालों से जल रहा था। वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं है और वो ये बात अच्छे से जानता है। उमर इसकी तरफ देखकर बोला था, और ये बात सच भी थी। इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन डीके के नाम से डरते थे। कोई इससे दुश्मनी नहीं चाहता था, क्योंकि जो डीके से दुश्मनी रखता था वो इसको तबाह बर्बाद करके छोड़ता था। वो बस उन लोगों के लिए ख़तरनाक था जो ड्रग्स और लड़कियों को बेचना, ऐसे पता नहीं कितने गैर कानूनी काम करते थे। इसका मकसद सिर्फ उन लोगों को रास्ते पर लाना था, और अब्बास भी इन्हीं लोगों में से एक था। और कुछ इसका कोई पुराना हिसाब भी था सुल्तान पर, जिसको वो जल्द बराबर करना चाहता था। वैसे इन सब में एक बात तो क्लियर हो गई है, अब्बास का इस लड़की के साथ कुछ तो ताल्लुक़ है और वो लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। उमर कुछ याद आने पे बोला था। रात मर्डर के बाद इसने अब्बास और सबा को साथ आते देखा था, और जब वो वहाँ गया तो इसको अपना साथी वहीं बेजान पड़ा मिला था। कौन सी वाली, इशल या सबा? डीके ने इससे सवाल किया था, क्योंकि उमर क्लब में होने वाली हर बात इसको आकर बताता था। सबा इस रात वो इसके साथ थी। मुझे तो शुरू से ही शक है उन दोनों में कुछ तो है। उमर जब क्लब में पहली बार आया था तो अब्बास को सबा के पास पास रहना उसकी आंखों से छुपा नहीं रह सका, और फिर जानबूझकर वो इशल से बातें करता ताकि वो इससे अपनी बातें निकलवा सके, लेकिन सबा ने आज तक कुछ भी नहीं बोला था। अच्छी बात है, पर तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। वो अपनी जगह से उठा था। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। उमर ने फिर इसको अपनी बात का यकीन दिलाया था, जिस पे वो बस इसको देखकर रूम से बाहर निकल गया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, एक लड़की के सामने तुमने इसको मार दिया। जानते भी हो वो लड़की हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। सुल्तान इस वक्त सामने खड़े अपने बेटे पे गुस्सा कर रहा था, जो बड़े आराम से इसको अपने काम के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर सुल्तान का पारा हाई हो गया था। नहीं डैड, वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं बन सकती है, आप बेफिक्र रहें, मैंने इसको अपनी ज़ुबान में समझा दिया था। अब्बास अपने बाप का गुस्सा कम करने के लिए उनको अपनी बात समझा रहा था, जिस पर वो बस उसका मुँह देख कर रह गया था।
ठीक है, मगर ज़रा ख़याल रहे डीके को तुम कोई मामूली चीज़ मत समझना। तुमने इसके एक आदमी की जान ली है। क्लब में सिक्योरिटी सख्त कर दो। सुल्तान कुछ सोचते हुए बोला था, जिस पे अब्बास ने गर्दन हिलाई थी। इसका बाप ठीक कह रहा था और ये बात वो खुद भी सोच रहा था, क्योंकि डीके की वजह से उनको बहुत बार नुकसान भी हुआ था। पता नहीं कैसे उसको उनकी हर डील के बारे में पता चल जाता था, जिस पे हर बार इनको अपनी डील कैंसिल करनी पड़ती थी या वो डील होती ही नहीं थी, जिस पर सुल्तान बस अपना गुस्सा ज़ब्त करके रह जाता था। ये क्या, तुम अब तक ऐसे ही लेटी हो? क्लब नहीं जाना क्या? इशल सबा को देखकर बोली, जो आराम से बेड पे लेटी हुई थी। नहीं, मैं अब से वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं कहीं और जॉब कर लूँगी। सबा बेड से उठकर इसके पास आकर बोली थी, जबकि इसकी बात सुनकर इशल हैरानी से इसकी तरफ देखने लग गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? इतना कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं वापस वहाँ काम करने चली जाऊँ? सबा इसको अपनी तरफ हैरान नज़रों से देखती हुई इशल से बोली और बेड की चादर ठीक करने लगी। कल रात इसने वापस आते ही इसको क्लब में होने वाले वाक़े के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर इशल भी परेशान हो गई थी। वो दोनों अकेली थी, इसलिए चुप रहने में उनकी भलाई थी, पर सबा रात के बाद से बहुत डर चुकी थी और अब इसने सोच लिया था कि वो अब वापस वहाँ पे काम नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतना सब कुछ देख लेने के बाद वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? इशल इसका डर समझती थी, पर सबा ये बात नहीं समझ रही थी कि वो लोग अब इसको वहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। वो चाहे कहीं भी चली जाए, पर वो लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना तो वो जानती ही थी इस क्लब के बारे में। सबा नई थी, इसलिए इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बात का। पर सबा, इशल तुम बताओ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कैसे चली जाऊँ? वो सब जब भी मैं सोचती हूँ मैं पूरी तरह कांपने लग जाती हूँ, और तुम मुझे फिर से उसी जगह पे जाने के लिए कह रही हो। सबा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी इस वक्त पर। वो जो चाह रही थी वो करना भी आसान नहीं था इसके लिए, और ये बात इशल इसको समझाना चाहती थी, पर वो उसकी सुन नहीं रही थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। आज तुम घर पे ही रहो और वो सब भूलने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा, पर तुम्हें करना ही होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? इशल ने इसका चेहरा अपनी तरफ करके इससे पूछा था, जिस पे सबा ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी थी। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इशल इसको हिदायत देती अपने फ्लैट से बाहर निकल गई थी। वो सबा के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी। दोनों का ही इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। सबा बहुत मासूम थी। वो नई इस शहर में और इस काम में आई थी, जबकि वो कम उम्र में बहुत मजबूत दिल की मालिक बन चुकी थी। वक्त और हालात ने इनको मजबूत बना दिया था, इसलिए इसको कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगती थी। पर इसको सबा को भी इस डर से बाहर निकालना था, ये इसने सोच लिया था। अम्मी क्या हुआ? किन सोचों में गुम हैं आप? मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ, पर आप सुन नहीं रही हैं। अबीहा जो बहुत देर से इनसे पूछ रही थी, पर जब उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इसने इनके कंधे पे हाथ रख कर इनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। क्या बेटा, कुछ कह रही थी तुम मुझसे? आयशा बेगम अपनी सोचों में गुम थी। इसके पुकारने पर उसकी तरफ देखने लग गई थी। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कोई बात हुई है क्या जो आप मुझे बता नहीं रही? वो इनके चेहरे पे परेशानी देखकर अपना सवाल भूल चुकी थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ क्या पूछ रही थी तुम मुझसे? वो इसकी बात को टालती हुई बोली। उन्होंने द्राब हान वाली बात अभी तक इसको नहीं बताई थी, पर अबीहा अपनी माँ को बहुत अच्छे से समझती थी। वो अपनी परेशानी उससे छुपा नहीं सकती थी। अम्मी बताएं ना, क्या बात हुई है? और आप अच्छे से जानती हैं कि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपसे पूछती रहूँगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। दरा भान आया था। आयशा बेगम उसकी ज़िद पे हार मानती हुई बोली, क्योंकि वो जानती थी अबीहा बिना जाने चुप नहीं रहेगी। कब आया था? इसने सर्द लहजे में उनसे पूछा था। माथे पे एकदम बल पड़े थे इसके। 2 दिन पहले। आयशा बेगम डरते डरते इसको बता रही थी, जानती थी इसके गुस्से को। अम्मी, वो शख्स हमारे घर आया था और आप अब मुझे बता रही हैं? इसका गुस्सा एकदम बड़ा था। वो क्या लेने आया था? वो यहाँ आपने उसको बोला क्यों नहीं कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? तो बेहतर है वो ना हमसे मिलने की कोशिश करे और ना हमें उसकी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है। इसके लहजे में दराब के लिए बेपनाह नफ़रत थी, जिसको आयशा बेगम बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। आखिर इतनी ही नफ़रत तो उनके दिल में भी थी उसके लिए और उसके बाप के लिए। वो उन लोगों में से नहीं है अबीहा जो अपने से जुड़ी चीज़ों या रिश्तों को भूल जाए। मुझे तो डर है कि वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। पहले भी मैं उन लोगों की वजह से अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर अब मुझ में तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है। आयशा बेगम की आवाज़ बोलते बोलते नम हुई थी, आंखों में एकदम से पानी भर आया था। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी।
उसकी वजह से हम अलग नहीं होंगे। अबीहा का लहजा सख्त था, आंखों में इस शख्स के लिए बेहद नफ़रत थी जिसकी शक्ल तक इसने देखी नहीं थी। नहीं बेटा, होगा तो वही ना जो वो चाहता है। इतने सालों से मुझे जिस बात का डर था वो डर मेरे सामने आ गया है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, लेकिन मैं ये हकीकत नहीं भूल सकती कि वो तुम्हारा शौहर है। पूरा हक है तुम पर उसका, तुम्हें यहाँ से ले जाए, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत बेबस, बहुत मजबूर हूँ मैं। आयशा बेगम इस बार बोलते बोलते रो पड़ी थी। उनको इस तरह रोता देखकर अबीहा ने तड़प कर उनको अपनी बाहों में भरा था। नहीं अम्मी, आप बेबस और मजबूर हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं उसको अपना शौहर नहीं मानती और ना ही मुझ पर उसका कोई हक है। अबीहा उनको चुप कराते हुए बोली थी, मगर ये बात कहीं ना कहीं वो भी मानती थी कि उसके इनकार करने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। अम्मी, हम यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, जहाँ वो हमें कभी ढूंढ ना पाए। अचानक ही इसने एक फ़ैसला लिया था। कहाँ जाएंगे बेटा हम? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, किसके पास जाएंगे हम? आयशा बेगम इससे अलग होते हुए बोली। बस अम्मी, हम इस गांव से किसी शहर चले जाएंगे जहाँ वो हमें तलाश नहीं कर सकेगा। वो कुछ सोचने वाले अंदाज में बोली थी। एक साथ इसके जहन में बहुत सी बातें चल रही थी। वो सोच रही थी कि इसने पहले क्यों नहीं सोचा यहाँ से जाने के बारे में। आज वो इतना परेशान ना हो रही होती। पर बेटा, हम ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? आयशा बेगम इस बार कुछ परेशान हुई थी। बस अम्मी, आप बेफिक्र रहें, मैं सब कर लूँगी। बस आप यहाँ से जाने की तैयारी करें। इसने अपनी बात वहीं ख़त्म की थी, जबकि इसके बाद आयशा बेगम बस इसको देखती रह गई थी। वो थकी हारी क्लब के पिछले गेट से निकली थी। इसका इरादा बस जाते ही सो जाने का था, क्योंकि आज काम ज़्यादा था जिस वजह से इसको आज थकन महसूस हो रही थी। वो जैसे ही बाहर निकली, सामने खड़े शख्स को देखकर इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। उमर अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, मगर इसके नज़र आने से वो इशल को घूरने लग गया और इशल इसको इग्नोर करती हुई इसके सामने से निकलकर चली गई। इसकी इस हरकत से फ़ोन पे बात करते उमर के होंठों पे एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। आज वो कुछ काम की वजह से बिज़ी था, इसलिए आज क्लब नहीं आया था, पर अब वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ खड़ा इसकी ड्यूटी ऑफ होने का इंतज़ार कर रहा था। जो भी था, इशल इसको पहली नज़र में ही पसंद आई थी। वो यहाँ काम करने वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। अलग तो सबा भी थी। अगर वो इसको उस दिन अब्बास के साथ ना देखता, अब्बास का सबा के आगे पीछे फिरना इसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। तुम मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल लेती हो? वो तेज़ी से इसके पीछे आते बोला था। इशल जो तेज़ी से चल रही थी, उसकी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। जो बिल्कुल इसके बराबर में चलता हुआ इसको देख रहा था। मैंने कोई रास्ता नहीं बदला है, मैं उसी रास्ते पे हूँ जो मेरे घर तक जाता है। वो बिना इसकी तरफ देखे नागवारी से बोली और अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की थी, पर वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। पल में इसके बराबर में आया था। आज वो खुश थी उसकी क्लब में गैर मौजूदगी से, पर अब इसको देखकर इसके माथे पर बाल पड़ चुके थे। अच्छा, ऐसी बात है, मतलब मुझे गलत लगा था, वो इसको छेड़ता हुआ बोला था। मकसद सिर्फ इससे बात करने का था, जबकि वो बस खामोशी से चल रही थी। इसको हमेशा ही इसकी मौजूदगी बुरी लगती थी। कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। इसकी खामोशी पे वो फिर से बोला, मगर इसकी बात पे इस बार इशल अपना गुस्सा जब्त नहीं कर सकती थी। ये ऑफ़र तुम उन लड़कियों को देना जो रोज़ तुम्हारे साथ क्लब में आती हैं। ना तो मैं उन जैसी हूँ और ना ही मुझे उनकी तरह समझने की कोशिश करना। और दूसरी बात, आज तो तुम मेरे रास्ते में आ गए, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। वो गुस्से से इसको वार्न करती हुई बोली और फिर से इसने अपने कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की थी, मगर इस बार उमर इसके पीछे नहीं गया था। वो वहीं खड़ा मुस्कुराता हुआ इसको दूर जाता देखता रहा। इसने लिफ्ट वाली बात जानबूझकर बोली थी। वो बस इसका रिएक्शन देखना चाहता था। अपनी बात पर इसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर पता नहीं क्यों इसको खुशी महसूस होती थी। शायद इसलिए कि जो वो इसके बारे में राय रखता था वो बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। कोई है? कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो प्लीज़। सबा कब से चिल्लाई जा रही थी, अपनी मदद के लिए पुकार रही थी, मगर सब बेअसर। कोई वहाँ होता तो उसकी मदद करता, पर वो उस वक्त जहाँ मौजूद थी वहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। इशल, आ जाओ प्लीज़, मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो एक बार फिर से बोली।
एक तो अनजान जगह, ऊपर से अंधेरे में डूबा हुआ कमरा इसके खौफ को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आ गई थी। शाम इशल के जाने के बाद कुछ देर तो वो ऐसे ही बैठी रही थी और सोचती रही थी कि अब इसको आगे क्या करना चाहिए। फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो वो थक हार कर फिर से लेट गई थी। खैर कुछ ही देर बाद नींद की वादियों में भी वो उतर गई थी। उसको कुछ पता नहीं चला था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो और फिर जब उसको होश आया तो ख़ुद को एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पे बैठा हुआ पाया था। इसके दोनों हाथों को सख्ती से बांधा गया था। इसके पहले उसके कुछ समझ में आता उसके साथ क्या हो रहा है। जब दिमाग पूरी तरह बेदार हुआ तो खौफ से इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और बस जब से वो अपनी हेल्प के लिए आवाज़ दे रही थी मगर किसी तक उसकी आवाज़ शायद जा नहीं रही थी। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको यहाँ क्यों लाया गया है। कोई मुझे बताता क्यों नहीं है, क्यों लाया गया है मुझे यहाँ। वो एक बार फिर से चीखी थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ और कोई अंदर दाखिल हुआ था। हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल कर ख़त्म हुई थी। कोई चलता हुआ इस तक आ रहा था। वो इसके कदमों की आवाज़ इस खामोशी में भी सुन सकती थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? वो एक बार फिर हिम्मत करते हुए बोली। आखिर कौन था और क्यों लाया गया है इसको यहाँ? मगर सामने वाले ने इसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? इस बार वो अपने खौफ और घबराहट पर काबू पाकर हल्क के बल चलाते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखा जिसकी वो सिर्फ आंखें ही देख पा रही थी। वो इस वक्त जिस कमरे में मौजूद थी वो कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर खिड़की से आती रोशनी की वजह से वो अपने सामने मौजूद शख्स की आंखें देख रही थी, जिसकी आंख से ऊपर पेशानी तक एक निशान था जो इसकी आंखों को और ख़तरनाक बना रहा था। उसकी बात सुनकर वो 2 कदम आगे बढ़ा था, जिस वजह से इसका चेहरा अब मुकम्मल अंधेरे में छुप गया था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या? मुझे औरतों का ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसका जूड़ा सख्ती से पकड़ता हुआ बोला था, जिससे इसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया था। और रही बात कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है तो बेफ़िक्र रहो, जल्दी ही मालूम हो जाएगा ये भी। डीके ने एक झटके से इसके चेहरे को अपनी पकड़ से आज़ाद किया था। सर बशर आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है इसको आपसे। वो अभी कुछ कहने ही वाला था जब दरवाज़ा खुला था और इसका आदमी अंदर आया। इसके दरवाज़ा खोलने से एकदम से रोशनी सबा के चेहरे पर पड़ी थी और अब इसका चेहरा डीके के सामने था और इसकी दरवाज़े की तरफ पीठ होने की वजह से सबा इसका चेहरा नहीं देख पाई थी। जब से वो यहाँ लाई गई थी डीके ने पहली बार इसका चेहरा देखा था या इसने देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इसको उमर की बात बिल्कुल सच लगी थी। वो शक्ल से बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं लगती थी। ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में भेज दो, मैं आ रहा हूँ। वो एक नज़र सबा के चेहरे को देखता अपने आदमी की तरफ मुड़ा था और इसके जाने के बाद वो भी लंबे लंबे ढक भरता बाहर चला गया था, जबकि इसके जाने के बाद वो फिर से चीखती रह गई थी। मिस इशल, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस सबा ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रही हैं? अब्बास इशल को एक साइड पे खड़ा देखकर इसके पास जाकर सबा के बारे में पूछ रहा था। ना ही उन्होंने कल अपने ना आने के बारे में बताया था और ना ही आज वो मुझे नज़र आ रही हैं। इसकी खामोशी पे अब्बास फिर से बोला था, जबकि इशल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सर अब्बास को क्या जवाब दे। कल जब वो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर वापस लौटी तो सबा उसको कहीं नज़र नहीं आई थी। उसको घर में ना देखकर उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। इशल ने अपना छोटा सा घर पूरा तलाश कर लिया था पर सबा इसको कहीं नहीं मिली। अब सही में उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ रही थी। इसने सोचा कि वो शायद कुछ वक्त के लिए बाहर गई होगी तो वो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी थी। मगर रात से सुबह हो गई, सबा ना वापस आई और ना ही इसके बारे में कुछ पता चला था। इनका इस शहर में कोई था भी नहीं तो वो किससे पूछती जाकर। पूरा दिन इसी परेशानी में गुजर गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सबा आखिर कहाँ जा सकती है। रात वो क्लब आई थी इस उम्मीद से कि शायद वो यहाँ होगी, पर इसको यहाँ पर भी मौजूद ना देखकर इसकी परेशानी और फ़िक्र बढ़ती जा रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मिस इशल, कहाँ गुम हो तुम? अब्बास इसको किसी गहरी सोच में गुम देखकर इससे फिर से मुखातिब हुआ था। सॉरी सर, वो दरअसल सबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ सकती। इशल ने इसे झूठ बोला था। अब वो इसको सच तो बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अब्बास पे भी शक हुआ था कि इसने कत्ल होते हुए देख लिया
लिया था, तो कहीं इसने तो सबा पर अपनी सोच को झटक कर अल्लाह से सबा की हिफाजत की दुआ करने लगी थी कि वो जहाँ भी हो सलामत हो। इसका जवाब सुनकर अब्बास सर हिलाता वहाँ से चला गया, तो इसके जाने के बाद इशल ने सुख का सांस लिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पता भी है क्या बोल रहे हो? डीके गुस्से से धाता हुआ बोला, तो उसकी दबाहट सुनकर एक पल के लिए वो डर गया था। नहीं सर, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच है कि आयशा मैम का 5 महीने पहले इंतकाल हो चुका है। बशर डरते डरते बोला था। इसको हमेशा से ही डीके के गुस्से से खौफ महसूस होता था। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं था उनके बारे में। बशर की बात पे वो गुस्से से बोला था। इसका दिल ही नहीं मान रहा था इसकी बात पर यकीन करने को। सर, मैं आपके कहने पर फिर से गाँव गया था और वहाँ से ही मुझे मालूम हुआ है आयशा बेगम के बारे में कि वो 5 महीने पहले इंतकाल कर गई हैं और उनके इंतकाल के अगले दिन ही अबीहा मैम गाँव छोड़कर चली गई थी। ये बात भी उनके घर के सामने रहने वाली फैमिली से मालूम हुई थी। बशर इसके सामने खड़ा